हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4 AM। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर का सेट नंबर 2 है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्लियर? तो चलते हैं प्रश्न नंबर पहला करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, पूछा जा रहा है कि इसका आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है दोस्तों, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है? इन्होंने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया? तो दोस्तों, इस कंप्यूटर का नाम है कोलोसस। कोलोसस जो है, वो इस कंप्यूटर का नाम है। याद रखेंगे। क्लियर? तो इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है, याद करने वाला है, तो इसमें कुछ समझने का है नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत में सूचना क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है या किन्हें माना जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फैक्ट ये भी याद करना है। तो दोस्तों, राजीव गांधी को भारत में सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के जो हिस्से होते हैं, जो पार्ट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर की हम बात करें, अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर के 2 घटक होते हैं। ठीक है? 2 घटक होते हैं, जिसमें से आपका एक होता है हार्डवेयर हार्डवेयर और दूसरा होता है दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है? हार्डवेयर में कौन-कौन से कंप्यूटर के घटक होते हैं, कौन-कौन से पार्ट होते हैं? तो कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं, जिसे हम छू सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है? इसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है? इनको सीन भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ओनली हम इसको क्या कर सकते हैं? सीन कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते। क्लियर? तो कंप्यूटर के कौन-कौन से पार्ट्स जो हैं, वो आपके हार्डवेयर में आते हैं, इसको जानें। तो दोस्तों, जितनी भी इनपुट डिवाइस होती हैं, आपकी जो इनपुट डिवाइस होती हैं, वो आपके सभी के सभी हार्डवेयर होते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? आपके हार्डवेयर होती हैं। आउटपुट डिवाइस जो होती हैं, वो भी आपकी क्या होती हैं? हार्डवेयर होते हैं। जितनी भी दोस्तों स्टोरेज डिवाइस होती हैं, स्टोरेज डिवाइस भी हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। और आपके जितने भी प्रोसेसिंग डिवाइस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस, वो भी क्या होते हैं? आपके हार्डवेयर होते हैं। ये इतने मेन याद रखेंगे, तो इनके अंदर जो होते हैं, जितने भी इनपुट है, जैसे कीबोर्ड, माउस, आप बता सकते हैं कि वो हार्डवेयर होता है। सभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पता है ना, तो आप आराम से हार्डवेयर बता सकते हैं, कौन कौन से पार्ट हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो सॉफ्टवेयर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है? ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर के जो हिस्से होते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि मैं एक मेमोरी हूँ, मुझे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर द्वारा बनाया गया है, मैं तीव्रता से डेटा को ग्रहण कर सकता हूँ। तो कह रहा है कि मैं कौन हूँ? तो यहाँ पर बात कर रहा है मेमोरी की। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है। ठीक है? तो अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। ठीक है? अच्छे से समझेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है। दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। क्लियर? एक आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी को दोस्तों जो है हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये आप लिख लेंगे। दूसरी होती है दोस्तों आपकी सेकेंडरी मेमोरी, या इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक? ऑक्सिलरी मेमोरी। क्लियर? मेमोरी 2 प्रकार की होती है कंप्यूटर की। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम हिंदी में कहें प्राथमिक मेमोरी, और ये आपकी द्वितीयक मेमोरी। दोस्तों, ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है,
ये जो प्राइमरी मेमोरी है, इसको पुनः 2 भागों में बाँटा गया है, ठीक? प्राइमरी मेमोरी भी 2 भागों में बँटी होती है, इसमें से होता है आपका परमानेंट मेमोरी, परमानेंट परमानेंट जिसे हिंदी में कहें स्थायी मेमोरी, और इसको अथवा दूसरा नाम है इसका नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, या यूं कहिए प्राइमरी मेमोरी होती है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। दूसरी जो मेमोरी होती है ये होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी आप जानते हैं कि कुछ समय के लिए होती है, या इसको हम जो है वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, ठीक। दोस्तों वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, मतलब डेटा ऐसा जो उड़ जाए, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो उड़े ना। तो इसमें अंतर क्या होता है कि परमानेंट मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी में टेम्परेरी मेमोरी का डेटा जो है टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए रहता है, सप्लाई बंद होने पर डेटा चला जाता है। परमानेंट का मतलब बना रहता है, चाहे सप्लाई जाए या ना जाए, कुछ भी हो, परमानेंट मेमोरी का बना रहता है। अभी जो परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत किस प्रकार की मेमोरी आती है? दोस्तों आपको ये सुना होगा रोम। रोम जो है दोस्तों आपकी किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी ये पूछा जाता है, और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो रोम जो है आपकी परमानेंट मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। रोम दोस्तों जो है पुनः 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से आपका होता है दोस्तों पी रोम, दूसरा होता है आपका ई पी रोम, और तीसरी जो होती है वो दोस्तों ई ई पी रोम, ठीक। ई पी का मतलब है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी से यहाँ पर प्रोग्रामेबल, ई से है दोस्तों आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई ई पी रोम से इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आप लिख लेंगे, वीडियो को रोकेंगे, दोबारा सुनेंगे, एक बार फिर हम बोल देते हैं। पी का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई से आपका है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई ई पी रोम से है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। समझ में आ गया? इनको जो है रोम को डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता है, ना ही इसमें कोई एडिटिंग की जा सकती है ठीक। इसमें प्रोग्राम जो होते हैं, इसको जो है ई से मतलब इरेजेबल, इसको इरेज किया जा सकता है, और वो भी पराबैंगनी किरणों के द्वारा। इसको भी इलेक्ट्रॉनिकल और पराबैंगनी किरणों द्वारा इरेज किया जा सकता है। समझ में आ गया? रोम आपका क्या होता है? रोम आपकी एक परमानेंट मेमोरी है, या यूं कहें नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्लियर। रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, ये 3 प्रकार की होती है, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर दोस्तों अब हम टेम्परेरी मेमोरी की अगर हम बात करें, टेम्परेरी मेमोरी या जिसे हम कहें नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये दोस्तों जो है आपकी 2 प्रकार की होती हैं। इसमें से आपका आ जाता है दोस्तों कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है। आपकी क्या आ जाता है? कैश मेमोरी, ठीक है। सी यहाँ पर होगा। कैश मेमोरी आपकी क्या है? कैश कैश मेमोरी जो है आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका रैम। रैम आपकी क्या है? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। ये आपकी क्या है? ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। पूछा जाता है कि कैश जो है किस प्रकार की मेमोरी है? ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, या यूं कहें वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर सप्लाई बंद होने पर इसमें जो डेटा होता है वो चला जाता है। माना कि हम कोई काम कर रहे हैं लैपटॉप में, माना कि हम पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स में हम वर्क कर रहे हैं, लाइट चली गई तो वो वहाँ पर दोबारा नहीं मिलता है, वो गायब हो जाता है जब तक उसको हम सेव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो वो रैम में हम लोग काम करते हैं, तो वो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, सॉरी वोलेटाइल मेमोरी होता है। दोस्तों आपका जो रैम है वो पुनः 2 प्रकार की होती हैं। रैम जो है आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है डायनेमिक रैम, और एक आपका होता है स्टैटिक रैम। कौन सा? स्टैटिक रैम।
ठीक है। डायनामिक रैम जो होता है दोस्तों, और ये जो स्टैटिक रैम होता है, इनमें अंतर होता है। डायनामिक रैम को हिंदी में कहीं इसको कहते हैं गतिक रैम। ठीक है, गतिक रैम। गतिक का मतलब होता है चलना, परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये कोई रैम है, मान लेते हैं कि इसमें ये कुछ डेटा भरा हुआ है ऐसे, ठीक सीक्वेंस में डेटा है। अगर हम इस बीच के 2 डेटों को डिलीट कर दें, तो यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी। तो इस जगह को ये वाले डेटा जो है भर लेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये चलता रहता है ना? इसीलिए ये डायनामिक रैम होता है, ठीक? इसमें क्या होता है कि माना कि कहीं पर हमने 20 डेटा भरा है, 20 डेटा में बीच के कुछ डेटा हमने डिलीट कर दिया, तो वो जगह खाली हो जाएगी। तो उसके जो लाइन में लगे होते हैं ना, पीछे जो लाइन में लगे हैं, चल भाई बढ़, ये गया, ये आ गया, एक गया तो उसके स्थान पे दूसरा स्थान भर लेता है आकर, ठीक है? ये सीक्वेंस चलता रहता है। लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं होता है। अगर वो स्थान खाली है, तो वो खाली ही रहेगा, ठीक है? तो ये इनमें अंतर होता है। डायनामिक आपका परिवर्तनशील होता है, जबकि स्टैटिक रैम जो होती है वो आपकी शांत होती है। उसमें जो जगह खाली होगी वो खाली ही रहेगी, जब तक उसमें दोबारा से प्रोग्राम्ड ना किया जाए, ठीक है? काम ना किया जाए। और दूसरा ये है कि ये तीव्र होता है, डायनामिक फास्ट होता है, स्टैटिक उसकी अपेक्षा कम फास्ट होता है। स्टैटिक सस्ता होता है, डायनामिक महँगा होता है। स्टैटिक जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि ये चलता रहता है, और ये गर्म जल्दी नहीं होता है। ये इसमें अंतर होते हैं। इसमें मेन अंतर ये है, क्वेश्चन आप लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। डायनामिक रैम का जो इस्तेमाल है, वो आपका मेन मेमोरी बनाने में किया जाता है, ठीक? मेन मेमोरी बनाने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है डायनामिक का। जबकि स्टैटिक का जो है दोस्तों, रजिस्टर एंड कैश मेमोरी में मेमोरी बनाने में किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी बनाने में आपका स्टैटिक का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामिक रैम को जो है मदरबोर्ड में लगी होती है। ये कहाँ लगी होती है? ये डायनामिक रैम जो है मदरबोर्ड में लगी होती है, जबकि स्टैटिक रैम जो है वो प्रोसेसर में लगी होती है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डायनामिक रैम किस में लगी होती है? आपका मदरबोर्ड में। और स्टैटिक रैम आपके प्रोसेसर में फिक्स होती है, ठीक है? डायनामिक जो है मेन मेमोरी बनाने में काम आती है, जबकि स्टैटिक जो है आपकी रजिस्टर एवं कैश मेमोरी बनाने में काम आती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और ये जो डायनामिक रैम जो है वो आपके ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनामिक रैम, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन जो है यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर रैम होना चाहिए, ठीक है? डायनामिक रैम जो है जिसे हम कहें गतिक रैम, तो इसका ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कि मेमोरी क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे, एक से दो बार रिवीजन करेंगे, माइंड में आपके सेट हो जाएंगे। सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे हम बाद में, ठीक है? या यूं कहें अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? पेज जोड़ना पड़ेगा। अगर अब हम बात करें दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें, तो ये आपकी दोस्तों 2 प्रकार की ये भी होती हैं। एक होती हैं ये सीक्वेंस, इसमें आके आप आ जाती है सीक्वेंसर मेमोरी। और एक दूसरी होती है आपकी जो डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट मेमोरी, ठीक? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है? होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में आपका जो मैग्नेटिक टैब होता है, मैग्नेटिक टैब जो है वो आपका क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में अगर हम बात करें, तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में कौन-कौन सी मेमोरी आ जाती है, ये अगर हम देखें, तो आपका दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क, इसमें जो है आपका ऑप्टिक डिस्क जो होती हैं, जितनी भी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, वो आपकी क्या है? वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी स्टोरेज डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइस वो क्या है? वो आपकी क्या होती हैं? आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। और यहाँ पर आपका जितने भी मैग्नेटिक डिस्क हैं, मैग्नेटिक टाइप अलग होता है, और मैग्नेटिक डिस्क डिस्क जो हैं, मैग्नेटिक डिस्क जो हैं वो आपकी क्या है? वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी हैं। इनके कौन-कौन से उदाहरण हो सकते हैं? ऑप्टिकल डिस्क की अगर हम बात करें, तो आपकी डीवीडी क्या है? डीवीडी आपकी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। और किस प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है? ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क टाइप की सेकेंडरी मेमोरी है। आप बात करेंगे सीडीआर, सीडीआर क्या है? सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है? ये आपका क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है।
इसके बाद आपका बीडी, बीडी आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, और आपका सीडी रोम आपका सेकेंडरी मेमोरी है। ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है और किस प्रकार की है, ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क है। अगर हम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करें तो आपका फ्लैश मेमोरी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या है, फ्लैश मेमोरी दोस्तों आपकी सेकेंडरी डिवाइस है, और सेकेंडरी डिवाइस में भी किस प्रकार की डिवाइस है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, इस बात को याद रखेंगे। अथवा इसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव आपकी क्या सेकेंडरी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। आपने सुना होगा मेमोरी कार्ड, जो मोस्ट वो मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं ना मोस्टली, मेमोरी कार्ड जिसे हम चिप भी कहते हैं, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, जिप डिस्क। जिप डिस्क क्या है, जिप डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी और किस प्रकार की मैग्नेटिक डिस्क है। डिस्क पैक, डिस्क पैक क्या है, डिस्क पैक भी आपका सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक टाइप है। विंचेस्टर डिस्क एक आपकी है, विंचेस्टर डिस्क, इंपॉर्टेंट है ये भी, विंचेस्टर डिस्क, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों हमने बताया कि कंप्यूटर की हार्डवेयर जो होते हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, है ना, उसमें से आपका इनपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस में कौन-कौन सी डिवाइस आ जाती है, ये हम लोग जानें। इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंप्यूटर सॉरी समझा देते हैं कि कंप्यूटर डिवाइस कौन-कौन सी होगी और इनपुट डिवाइस क्या होगी। अगर हम दोस्तों कंप्यूटर डिवाइस की अगर हम बात करें, तो ये तो आपके 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, और एक होती है आपकी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस होती हैं और आउटपुट डिवाइस, ये सभी होते क्या है, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस है ये सभी हार्डवेयर होते हैं। ये तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं और इसको अभी भी याद रखना। इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, तो इनपुट डिवाइस में आपका दोस्तों जो है MICR, MICR का मतलब है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ठीक है। OMR आपका क्या है, ये आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका OBR, ऑप्टिकल बार बार रीडर, ठीक है। और इसके बाद आपका माउस आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल की अगर हम बात करें, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा दोस्तों आपका लाइट पेन, लाइट पेन आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये पिक डिवाइस है। और आपका टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये तो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, तो आउटपुट डिवाइस दोस्तों आपकी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस जो है वो 2 रूपों में पाई जाती हैं। एक आपका होता है सॉफ्टवेयर सॉरी सॉफ्ट कॉपी के रूप में, ठीक। कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होती हैं, वो आउट होती हैं। और आपका जो है दूसरे मिलते हैं हार्ड कॉपी के रूप में, ठीक है। हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट डिवाइस मिलती हैं। सॉफ्ट कॉपी को क्या कर सकते हैं, इसको जो हम जो है केवल सीन कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, और हार्ड कॉपी को टच भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आई होगी। अगर हम सॉफ्ट कॉपी की बात करें, तो कौन सी डिवाइसें जो हैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइस हैं, और सॉफ्ट कॉपी डिवाइस आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं। इसमें हम बात करें दोस्तों, इसमें CRT, CRT का मतलब है कैथोड रेज ट्यूब, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है, कैथोड रेज ट्यूब जो है आपका CRT है। ये आपके क्या है, ये आपकी CRT जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट में भी अगर थोड़ा अंदर का पूछे तो आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बताएंगे। आपकी बात करें दूसरा LCD, LCD आपका क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस है। वो भी किस प्रकार की है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जिसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है।
क्या इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ये आपकी क्या है, एलसीडी आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद अगर हम बात करें टीएफटी, टीएफटी का मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आप लिख लेंगे, टीएफटी आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। एलईडी, एलईडी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी आपका आउटपुट डिवाइस है। और वो किस प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये याद रखेंगे। दूसरा हम बात कर रहे हैं हार्ड कॉपी की, यहाँ पर देख लीजिए हार्ड कॉपी, ठीक। हार्ड कॉपी क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। इसमें से आपका दोस्तों जो है क्या आ जाता है, एक आपका प्लॉटर आ जाता है, ठीक। प्लॉटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, वो भी हार्ड कॉपी वाला। दूसरा दोस्तों आपका आ जाता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर जो है दोस्तों आपका आउटपुट डिवाइस है हार्ड कॉपी का। प्लॉटर जो है दोस्तों आपके प्लॉटर में आपके आ जाता है ड्रम, ठीक। ड्रम प्लॉटर क्या है आपका, ये आपका पूछा जाए तो आप आउटपुट बताएंगे, ठीक। आपका फ्लैट वेट, फ्लैट वेट जो है वो आपका क्या है, फ्लैट वेट जो है बीईडी, वो आपका क्या है, प्लॉटर है। प्रिंटर की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है आपका इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। आप लिख लेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों, आपके फिर दो प्रकार के प्रिंटर आ जाते हैं, जिसमें से आपका डॉट मैट्रिक्स क्या है, आपका प्रिंटर है और ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब दूसरा आ जाता है इम्पैक्ट में डेजी व्हील, डेजी व्हील क्या है, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस बात को भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। जबकि अगर नॉन इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इंकजेट, इंकजेट आपका क्या है, प्रिंटर है, किस प्रकार का, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर क्या है, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और आपका थर्मल प्रिंटर, ये आपका क्या, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आप समझ में आ गए कि क्या कहानी है, क्या होता है इनपुट और क्या होता है आउटपुट। तो प्लॉटर आपका क्या है, प्लॉटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, अभी अभी हम लोगों ने जाना, नहीं पूछा जो। बाकी ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। MICR इनपुट डिवाइस, OMR इनपुट डिवाइस और OBR इनपुट डिवाइस। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गत युक्ति है। निर्गत का मतलब होता है दोस्तों आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आउटपुट डिवाइस। निर्गत और आगत, आगत को मतलब इनपुट, ठीक है। तो एलसीडी मॉनिटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। एलईडी मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। और ये सब किस प्रकार की, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सीआरटी कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये सभी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। क्लियर, ये पहले कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि सिम्बियन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिम्बियन का क्या है, सिम्बियन की अगर थोड़ा एक स्पेलिंग देख लें कि इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, तो SMSBIA, ये आपका सिम्बियन है। आखिर ये सिम्बियन होता क्या है, सरल है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं। सिम्बियन जो है दोस्तों आपका मोबाइल, या यूं हम कहें स्मार्टफोन, ठीक है। मोबाइल स्मार्टफोन के लिए बनाया गया, के लिए बनाया गया, ये है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये है क्या, सिम्बियन एक मोबाइल या स्मार्टफोन के लिए बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। याद कर लेंगे। तो सिम्बियन क्या है, सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल और स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ, ये अभी हम लोगों ने जाना। तो ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडोज है नहीं, और ये लाइनक्स आधारित मोबाइल लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है कि IBM DOS है, ये क्या है। ये कह रहा है कि ये जो IBM
डी ओ एस। ओएस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये दोस्तों जो है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल एक समय में एक व्यक्ति ही यूज कर सकता है। केवल एक समय में एक यूजर ही यूज कर सकता है, एक यूजर ही यूज कर सकता है। ठीक है, केवल एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। इसलिए जो इस आईबीएम डोस को जो है पर्सनल कंप्यूटिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर डिस्क। डिस्क यहाँ पर ये वहां पर के बना दिया था ना, गलत हो गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस बात को भी याद रखें क्योंकि एक व्यक्ति एक ही बार में यूज कर सकता है, तो इसलिए जो है इसको पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो आईबीएम क्या है? क्या ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? हाँ, ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर नहीं, बैच पूरा बैच भी नहीं, टाइम शेयरिंग नहीं। तो आईबीएम डीओएस एक आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। तो प्रश्न नंबर 9 की बात हम लोग कर रहे थे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सी है? क्या कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम है तो विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सी है? तो दोस्तों वैसे इसको हम डायरेक्ट बता दें, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कराएं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की भाषाएं होती क्या है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की भाषा क्या है, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अगर हम दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेज की हम बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की भाषा। दोस्तों कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो दो प्रकार की होती है। ठीक, कंप्यूटर लैंग्वेज कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरी होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हिंदी में कहें निम्न स्तरीय भाषा, और इसे कहें हाई लेवल लैंग्वेज को एक उच्च स्तरीय भाषा। शॉर्ट फॉर्म में इसे एलएलएल कहते हैं, और इसको जो कहते हैं एचएलएल, लो लेवल लैंग्वेज, और एचएल हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर, समझ में आया? कंप्यूटर कितनी भाषाएं होती हैं? दो भाषाएं होती है मेनली, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी पुनः दो भागों में बटी हुई है। लो लेवल लैंग्वेज को पुनः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपका एक है क्या? मशीन लैंग्वेज। एक आपका है मशीन लैंग्वेज, ठीक, मशीन लैंग्वेज। और दूसरी है आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, मशीन लैंग्वेज और आपकी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और एक होती है आपकी ये हाई लेवल लैंग्वेज। अब कंप्यूटर इनमें से किस भाषा को समझता है? दोस्तों कंप्यूटर जो है आपका केवल केवल जो है वो क्या करता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर ना तो इस भाषा को समझता है असेंबली को, ना ही आपको हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर जो है केवल मशीन भाषा को समझता है। ठीक है, किस भाषा को समझता है? मशीन भाषा को समझता है कंप्यूटर, इस बात को याद रखेंगे। और ये जो है दोस्तों प्रथम पीढ़ी की भाषा है। ठीक, ये भी पूछा जाता है। तो प्रथम पीढ़ी की भाषा कौन सी है? आपकी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, प्रथम पीढ़ी की भाषा है, कंप्यूटर इसी को भाषा को समझता है। ये बाइनरी नंबर में इस्तेमाल होता है। ठीक, इसको जो है बाइनरी नंबर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कंप्यूटर को हम लोग बाइनरी नंबर के रूप में समझता है, जो कि आपका 0 और 1 होते हैं बाइनरी नंबर। क्लियर? इस भाषा को जो है दोस्तों मशीन कोड भी कहा जाता है। ठीक, मशीन कोड के रूप में भी इसको जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, समझ में आया? तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज जो है दोस्तों आपकी द्वितीय पीढ़ी की भाषा है। ये आपकी सेकेंड पीढ़ी की भाषा है, इस बात को याद रखेंगे, सेकेंड पीढ़ी की भाषा। ठीक है, ये सेकेंड पीढ़ी की भाषा, ये आप लिख लेंगे। ठीक है,
कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझता है, कंप्यूटर नहीं समझता है, ठीक है। ये जो है न्यूमेरिक होती है, ये न्यूमेरिक होती है, ठीक। इसमें अंक जो है सिंबल या जैसे हमें कोई चीज़ जोड़ना हो, जैसे मैं 2 और 3 जोड़ना तो 2 ऐड 3 लिखेंगे इस प्रकार से, तो 5 आपको रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार से ये होती है। कंप्यूटर ऐसा तो समझता नहीं है। तो फिर कंप्यूटर को समझने इस भाषा ये लगभग हम लोगों से मिलती-जुलती होती है थोड़ी बहुत। तो इसको जो है मशीन लैंग्वेज में बदलता है कौन? कंपाइलर, सॉरी असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें से उनको लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है आपका असेंबलर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। असेंबलर, असेंबलर, ठीक, असेंबलर। तो पूछा जाता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन सा सॉफ्टवेयर बदलता है? वो आपका असेंबलर बदलता है, इंपॉर्टेंट है। ये इसमें बदल देता है, फिर कंप्यूटर समझ लेता है, फिर वो हमको जो है रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ये आपकी तीसरी पीढ़ी की भाषा है। इंपोर्ट लिख लेंगे, तीसरी पीढ़ी की भाषा, ठीक। हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपकी दोस्तों तीसरी पीढ़ी की भाषा है। इसको भी कंप्यूटर नहीं समझता है, इसको कंप्यूटर नहीं समझता है, तो फिर कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में ये बदलते हैं आपके। आपका एक होता है कंपाइलर, इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर जो होता है, सॉरी कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ये आप लिख लेंगे। दूसरा होता है इंटरप्रेटर, ठीक। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इनमें अंतर ये होता है कि ये जो है ना पूरे डेटा को एक साथ करता है, और ये जो है एक एक लाइन को करता है, ये इसमें अंतर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, और सबसे पहले लैंग्वेज कौन सी डेवलप हुई। हम बात कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, ठीक। हाई लेवल लैंग्वेज में दोस्तों जो है सबसे पहले फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का बनाया गया, फोर्ट्रॉन, ठीक। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज बनी? फोर्ट्रॉन, प्रथम भाषा, आप लिखेंगे प्रथम भाषा ये बनी गई। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन जो है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है। फोर्ट्रॉन को कब बनाया गया दोस्तों? इसको 1954 में बनाया गया, और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम के जो उस टाइम अध्यक्ष थे जॉन बेकस, ठीक। जॉन बेकस द्वारा जो है इसको बनाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट्रॉन किसने विकसित किया? जॉन बेकस ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम भाषा है, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और अगर हम भाषा की अगर हम बात करें, तो हम बताएं कि कोबोल, कोबोल क्या है? कोबोल भी दोस्तों आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इस बात को भी याद रखेंगे। कोबोल की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, कॉमन बिजनेस, बी से बिजनेस है, और यहाँ पर ओ से आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल की फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है। एक आपकी है आपकी बेसिक, बेसिक क्या है आपका? बेसिक भी दोस्तों आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, इस बात को याद रखेंगे। इसकी फुल फॉर्म है बी से बिगिनर्स, बिगनियर्स, ऑल पर्पस, ए से ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, एस से आपका है सिंबॉलिक, और आई से इंस्ट्रक्शन, सी से आपका कोड, ठीक है। ये तो आपका बेसिक की फुल फॉर्म है। बेसिक कब बनाया गया? इसको जो दोस्तों 1964 में विकसित किया गया, और इनको जो है दो व्यक्तियों ने मिलकर किया, जॉन कैमिनी एंड जॉन कैमिनी एंड थॉमस कुड्स, थॉमस कुड्स, इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बेसिक भाषा को डेवलप किया। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों आपका सी, सी प्लस प्लस, ये सब क्या है? ये सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। पास्कल, पास्कल क्या आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा क्या है? जावा आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, और जावा को डेवलप किसने किया? जेम्स गॉसलिंग ने, ठीक। जेम्स गॉसलिंग ने जो है
आपका जावा को डेवलप किया। तो समझ गए कि क्या आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इंपॉर्टेंट है ये सभी, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं इर्द-गिर्द। तो इसका पहली भाषा क्या हो जाएगी, फोरट्रॉन जो है आपकी प्रथम भाषा हो जाएगी, और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। इसी तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें माइंड में सेट हो जाएँ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट किया होगा, तो जब हम लोग वहाँ पर www के फाउंडर क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर हमने बताया था कि ये कौन-सा प्रोटोकॉल एक्सेप्ट करता है या किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब की अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ये आपका www होता है, ठीक है? www जो है ये आपका एक होता है वर्ल्ड वाइड वेब है। इसकी खोज की अगर हम बात करें, खोज इसकी कब हुई? 1989 को www की खोज की गई, ठीक है? और किसने की? टिम बर्नर्स-ली द्वारा की गई। टिम बर्नर्स-ली द्वारा जो है www की खोज की गई, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो ये जो है किस प्रकार का प्रोटोकॉल लेता है? एचटीटीपी। एचटीटीपी नाम का प्रोटोकॉल लेता है, या इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आप लिख लेंगे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? ये पूछ प्रोटोकॉल कई बार पूछा गया है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है, और ये www जो है इसके थ्रू पहुंचा जा सकता है, ठीक? एचटीटीपी आपने देखा होगा जब कोई वेबसाइट खोलते हैं हम लोग, तो उससे पहले एचटीटीपी इस तरह से लिखा होता है ना, फिर कुछ हम लोग लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? दोस्तों ये जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर दोस्तों हम ईमेल की अगर हम बात करें, ईमेल, ईमेल का मतलब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है? ईमेल की वजह से इसकी खोज जो है 1971 में रे टॉमलिंसन ने इस्तेमाल किया था, इसलिए जो है इसके फाउंडर जो है रे टॉमलिंसन ही माने जाते हैं। टॉमलिंसन, ठीक है? तो रे टॉमलिंसन जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं। इन्होंने 1971 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया। लेकिन हुआ क्या, 30 अगस्त 1982 को बीए, ये जो आपके हैं बीए शिवा येदुरप्पा, ठीक? येदुरप्पा को क्या हुआ, अमेरिका सरकार ने, अमेरिका गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका फाउंडर माना, इसके जनक माना, ठीक? ईमेल का जनक अमेरिका ने कहा कि नहीं, ईमेल की खोज तो इन्होंने की है, शिवा अय्यादुरई ने, बट मोस्टली जो है इनको माना जाता है रे टॉमलिंसन को, ठीक है? तो ऑप्शन में देख लेना कि कौन है पर्टिकुलर, अगर दोनों ही एक साथ है तो आप रे टॉमलिंसन को बताएंगे, ठीक है? तो ये किससे रिलेटेड हो गए, अब ये ईमेल से रिलेटेड है, ये बात को याद रखेंगे, ठीक है? शिवा अय्यादुरई ईमेल से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्लियर? अगर दोस्तों ईमेल की अगर हम बात करें, इसमें कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई ईमेल भेजना हो, ठीक, तो भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, भेजने के लिए प्रोटोकॉल जो यूज होता है, वो होता है दोस्तों एसएमटीपी, ठीक? एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का मतलब क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? ये भेजने के लिए होता है। जबकि आपको मैसेज प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है पीओपी3, ठीक है? कौन सा पीओपी3? पीओपी का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का वर्जन 3, ठीक है? वर्जन 3 समझ में आया? अगर आपको ईमेल भेजना है तो उसके लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, और आप जब रिसीव करते हैं तो पीओपी3 का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस एक
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें आवश्यक क्षमता होती है। सॉफ्टवेयर वायरस जो है दोस्तों आपका क्या है कि ये वायरस जो है वो आपका एक प्रोग्राम है, ठीक? अगर हम वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस होता क्या है? वायरस जो है दोस्तों आपका एक छोटे-छोटे प्रोग्राम होते हैं। ये क्या होते हैं? ये छोटे-छोटे प्रोग्राम होते हैं, ठीक? छोटे-छोटे प्रोग्राम होते हैं। ये स्वयं अपना क्लोन बना सकते हैं। ये स्वयं अपना क्लोन बनाने में सक्षम होते हैं, ठीक है? और ये स्वयं ही निष्पादित होता जाते हैं या अपने आप एग्ज़ीक्यूट हो जाते हैं। स्वयं निष्पादित हो जाते हैं। निष्पादित का मतलब एग्ज़ीक्यूट, स्वयं अपना काम कर लेते हैं, ठीक है? ये प्रवेश कैसे करते हैं? ये कंप्यूटर में प्रवेश किसके थ्रू करते हैं अगर हम देखें, तो कंप्यूटर में प्रवेश जो है ये इंटरनेट के थ्रू जो है कंप्यूटर में घुस जाते हैं, है ना? किसी ईमेल के थ्रू कंप्यूटर में घुस जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। हम लोग गेम खेलते हैं ना, तो उससे भी वायरस एंटर कर जाते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है एंटर कर जाते हैं और भी कई प्रकार के हैं, ठीक? इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट वायरस कौन-सा है, ठीक? तो दोस्तों क्रीपर आपका प्रथम वायरस है। क्रीपर आपका क्या है? प्रथम वायरस है और ये कब बनाया गया था? 1971 में इस वायरस की खोज की गई और किसने की? रॉबर्ट थॉमस ने की। किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट थॉमस द्वारा जो है इस वायरस की खोज की गई। किसकी? क्रीपर इज़ आपका पहला वायरस है, याद रखेंगे, ठीक है? अगर हम वायरस की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वाइटल अ, ठीक है, अभी हम बात करेंगे। तो वायरस की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ लिख लेते हैं वायरस। वायरस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपका बी से वाइटल इंफॉर्मेशन, आई से इंफॉर्मेशन, ठीक है? रिसोर्स, आर से रिसोर्सेस और अंडर सीज, यू से अंडर और एस से सीज, ठीक? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज जो है वायरस की फुल फॉर्म होती है। तो अब करते हैं क्वेश्चन क्या? ये स्वयं निष्पादित प्रोग्राम होते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में प्रभावित करना, कंप्यूटर को ये धीमे कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं, ये भी बात सही है। ये अपना स्वयं क्लोन बनाने में सक्षम होते हैं, ये भी बात ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि वायरस क्या होते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होता है? वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम ही तो होते हैं, ठीक है? ये कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, छोटे-छोटे प्रोग्राम होते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि जो ऑफ साइट केंद्र हैं, ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक पहुंचने के लिए इंटरनेट में पाए जाने को के रूप में जाना जाता है, ठीक? ऑफ साइट केंद्रों में आपको संग्रहित डेटा तक पहुंच बनानी है, तो इसको जो है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? समझ में आया? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है दोस्तों ऑफसाइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पर पाने को जो है हम क्लाउडिंग कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लियर? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह या ब्लिंकिंग सिंबल कहलाता है। इस तरह से टिमटिमाता एक सिंबल सिंबल होता है जिसे हम कर्सर कहते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्सर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सरल थे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी हैं दोस्तों। तो ये आपके प्रैक्टिस से नंबर 2 है। सेशन को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आप को अच्छा करें। इससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे हम कंप्यूटर उत्तर प्रदेश स्पेशल की आप ज़रूर क्लास देखें। प्लेलिस्ट में जाएँगे वहाँ पर यूपी जीके प्रैक्टिस सेट आप वहाँ पर करेंगे तो आपको यूपी को वो कर बहुत मज़ा आएगा। आपके अच्छा खासा स्कोर आएगा, उत्तर प्रदेश का भी और कंप्यूटर का ही चल ही रहा है तो सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।